हेलो दोस्तों, वेलकम टू मीरा फिजियो, अ पेन इंडिया चेन ऑफ फिजियोथेरेपी क्लिनिक। तो सीटीईवी के टॉपिक में अभी तक हमने सीटीईवी के बारे में जाना कि हमारा क्लब फुट और सीटीईवी क्या होता है और ये कैसे होता है, हमारा फुट क्या होता है और ये किन में ज़्यादा कॉमन होता है। ये सब चीज़ें हमने इसके इंट्रो में देखी थी। तो आज हम इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे और इसके कॉज के, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, प्रिवेंशन क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या है, हम इन बारे में आज हम आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक पे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक सीटीईवी के कॉजेस। तो सीटीईवी जो है 80% केसेस में देखा गया है सीटीईवी का अननोन कॉज होता है, कि पता ही नहीं होता है कि इसका कॉज क्या है। ठीक है। और बाकी के जो 20% है उनमें ये देखने को मिलता है कि सीटीईवी होने का कारण कोई दूसरे कारण से एसोसिएट हो रहा है, जैसे कि पहले से ही बच्चे में कोई बीमारी हो और उस कारण से क्लब फुट या सीटीईवी हुआ हो। जैसे कि बच्चे में अगर स्पाइना बाइफिडा हो, यानी कि जो उसकी स्पाइन होती है वो प्रॉपरली डेवलप ना हुई हो और उसका बॉर्न हो गया हो। सेरेब्रल पाल्सी हो, यानी कि उसकी मसल स्टोन, उसका पोस्चर, उसकी मसल्स के मूवमेंट, इन सब में डिसऑर्डर के साथ वो पैदा हुआ हो। या फिर आर्थ्रोगायरोप्सिस हो, यानी कि उसके दोनों हाथ और पैर अफेक्टेड रहें और छोटे रहें। तो अगर ये कुछ कंडीशन के साथ अगर बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ एसोसिएट कर सकता है कारण आपका सीटीईवी का या क्लब फुट का। बाकी की 80% देखा गया है कि क्लब फुट का जो रीजन है वो अननोन होता है। इसका कॉज जो है वो अभी तक प्रॉपरली अंडरस्टूड नहीं हो पाया है कि किस रीजन से ये होता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें जो है जेनेटिक कंपोनेंट जो है वो इसमें इसका कॉज है। जेनेटिक कोई रीजन है जिसके कारण कि ये होता है। कुछ बेबी जब आपका बॉर्न होने वाला है या बेबी जब आपके पेट में आता है, स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ से लेके 9 मंथ के बीच में जो भी वो इन्वायरमेंट देखता है, जो भी मौसम में बदलाव देखता है या फिर जो भी उसके पेट के अंदर की पोजीशन रहती है, वो जैसा भी उस पोजीशन में लेटता है, घूमता है, वो जिस भी पोजीशन में आपके गर्भाशय में रहता है, वो फैक्टर उसके लिए पॉसिबल हो सकते हैं कारण बनने के कि उसे सीटीईवी या क्लब फुट हो सकता है। ठीक है। यूट्रन जो पेट के अंदर की पोजीशन है, यूट्रन पोजीशन, वो काफ़ी जगह पे देखी जाती है कि वो एक रीज़न मिलता है यूट्रन पोजीशन। और आपके प्रेगनेंसी के 20वें वीक में या 12वें वीक में ये डिटेक्ट हो जाता है थ्रू दी अल्ट्रासोनोग्राफी कि आपके बच्चे में सीटीईवी है या नहीं है। कुछ कंट्रीज और कुछ कल्चर्स हमारे देश के ऐसा बिलीव करते हैं कि जो बच्चे क्लब फुट के साथ पैदा होते हैं उनमें कुछ मंत्र तंत्र या फिर ऐसा कुछ चीजें उनमें है, इसीलिए वो ऐसा पैदा होते हैं। इसका ब्लेम माँ पे भी डाला जाता है, तो ये एक तरीके का मिथ है और ये बहुत गलत धारणा है लोगों की कि अगर बच्चे के पैर टेढ़े हैं या सीटीवी के पैर हुए हैं तो इसमें किसी का दोष या किसी का कसूर है। ऐसा नहीं होता है, इसका सबका एक फैक्टर होता है, एक्चुअल कॉज होता है। और ऐसे ही इडियोपैथिक जो है हमारा जो क्लब फुट है उसका कॉज इडियोपैथिक है, यानी कि इसका कॉज पता ही नहीं है। तो किसी के ऊपर ऐसी धारणा बनाना या ऐसा दोष लगाना गलत है। तो इन स्पिरिचुअल्स के उसमें हम देखें तो कुछ लोग कहते हैं कि जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं, जो मंत्र हैं या किसी को कोसना है, ये जाके क्या करते हैं, कोई अगर माँ को ये चीज़ें कोसता है या कुछ मंत्र-तंत्र का कर देता है, तो वो चीज़ों के कारण उनका बच्चे का पैर टेढ़ा होता है, डिफ़ॉर्मिटी में आता है। बहुत बार कोसा जाता है माँ को कि उसके कारण ये हुआ है बच्चे के साथ, पर ऐसा नहीं है। ये जीन्स में भी हो सकता है, ये एनवायरनमेंट के कारण भी हो सकता है। हो सकता है कि शायद आपके बेटे के घर की हिस्ट्री में ही ऐसा हो कि आपकी जो आने वाली संतान है, उसमें हुआ हो। तो इसमें किसी को दोष या उसके ऊपर धारणा बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसका कॉज़ ही नहीं पता है हमें, ठीक है? तो इस तरीके के जो बच्चे होते हैं, उनका सोसाइटी में रहने के लिए थोड़ा-सा अजीब हो जाता है, क्योंकि लुक वाइज़ वो थोड़े अजीब दिखते हैं, उनके पैर टेढ़े रहते हैं, मुड़े हुए रहते हैं, तो इस तरीके से वो सोसाइटी में रह पाएँ और उसको अच्छे से आगे कैरी कर पाएँ, तो इसलिए हमेशा उनको फैमिली का और
सोसाइटी का सपोर्ट चाहिए रहता है और साथ ही साथ कम्युनिटी को भी ये चीज़ मानना चाहिए कि इन तरीके के बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट ना दिया जाए, उन्हें कॉमन बच्चों की तरह रखा जाए, डिसेबल को हमेशा एक एबल समझा जाए और उसे हमेशा कॉमन बच्चों की तरह रखा जाए, उतनी ही रिस्पेक्ट दी जाए और उतना ही सम्मान दिया जाए। तो इस फैक्टर के हम देखेंगे कि इसका कॉज़ के जो फैक्टर्स हैं, उसके लिए बहुत सारी थ्योरीज़ बनाई गई हैं, जिन्हें एक्सप्लेन किया गया है कि क्लबफुट क्यों होता है, ठीक है? तो उनमें दोनों ही कारण से देखा गया है, इंट्रिंसिक कारण हो या एक्सट्रिंसिक कारण हो, यानी अंदर के कारण हो या बाहर के कारण हो शरीर के, उन सब के ऊपर मिला के ये धारणा बनाई गई है। कुछ धारणाएँ मानी गई हैं, कुछ को नकार दिया गया है। तो चलिए हम ये धारणाएँ देखते हैं कि इनके पीछे क्या धारणाएँ बनाई गई हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इंट्रा-यूट्राइन पोज़ीशन जो होती है फ़ीटस की, यानी कि जो बच्चा आपके पेट में आता है, उसकी जो पोज़ीशन होती है, उसके ऊपर एक मैकेनिकल कंप्रेशन या अंदर का जो हाइड्रोलिक प्रेशर होता है, क्योंकि आपका बेबी है, वो फ्लूइड में रहता है, जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। उसके चारों तरफ वो कोख में रहता है, उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, उसके अंदर बेबी रहता है। तो अगर उसमें हाइड्रोलिक प्रेशर जो कि वाटर प्रेशर होता है, पानी का प्रेशर होता है, वो ज़्यादा बढ़ जाए, कोई मैकेनिकल कंप्रेशन पड़ रहा हो, तो उस कारण से बेबी की पोज़ीशन जो होती है वो बदल जाती है, पैर टेढ़े हो जाते हैं, उसी पोज़ीशन में उसका बर्थ हो जाता है। या फिर उसके फीटल के डेवलपमेंट में कोई इंटरप्शन हो गया हो, वायरल इन्फेक्शन हो गया हो माँ को, कोई माँ को अगर वैस्कुलर डेफिशिएंसी हो किसी तरीके की, मसल्स में कुछ अल्टरेशन हो या मसल्स वीकनेस या फिर मसल गर्थ ज़्यादा या मसल वास्टिंग या फिर कोई न्यूरोलॉजिकल अल्टरेशन हो गया हो बेबी में या फिर डेवलपमेंट के टाइम पे ही बोन स्ट्रक्चर जो है वो गलत डेवलप हो गया हो और हो सकता है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में जीन्स में ये रहा हो तो वो कैरी होके आ गया क्योंकि हर एक डीएनए, हर एक जीन्स आपकी फैमिली की इंफॉर्मेशन कैरी करता है। तो ये भी हो सकता है कि फैमिली हिस्ट्री के कारण आपको आपका कॉज़ हो सकता है सीटीईवी। तो इन सब कारणों को हम थोड़ा अभी डिटेल्स में देखेंगे। कुछ थ्योरीज़ को ऐसा गया है कि हाँ ठीक है, ये कंसिडर की जाती है, बल्कि कुछ को ऐसा किया है कि ये प्रूव नहीं होती है। तो मैं आपको कुछ थ्योरीज़ बताती हूँ जो मानी भी गई हैं और नहीं भी मानी गई हैं कि ये सीटीईवी का कारण या क्लबफुट का कारण है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कारण न्यूरोजेनिक थ्योरी। न्यूरोजेनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये माना गया है कि इसमें आपका जो मोटर यूनिट होता है वो रिड्यूस होता है, जिसके कारण जो कॉमन पेरोनियल नर्व का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें कुछ वीकनेस और उस कारण से जो दबाव पड़ता है, उस कारण से आपके मसल्स में वीकनेस आने लगती है। जो आपकी काफ मसल होती है, उसमें वीकनेस आने लगती है, स्पेशली सोलियस मसल। तो ऐसा माना गया है कि मोटर यूनिट का कमी के कारण उसमें मोटर यूनिट में रिड्यूस होने के कारण वो कॉमन पेरोनियल नर्व को डिस्टर्ब करती है, जिसके कारण कि आपके मसल्स जो है उसमें वीकनेस आने लगती है। ऐसा एक न्यूरोजेनिक थ्योरी दी गई है। फिर आती है हमारी मायोजेनिक थ्योरी। ओके, तो मायोजेनिक थ्योरी में ऐसा कहा गया है कि जो हमारे एक्सेसरी सोलियस मसल है और फ्लेक्सर डिजोरम एक्सेसरीज लॉन्गस मसल है, ये क्या होता है, इनमें डिफ़ॉर्मिटी हो जाती है, वीकनेस आ जाती है, कमज़ोरी आ जाती है, जिस कारण से वो क्या प्रोड्यूस कर देती हैं, इक्वेनोवैरस डिफ़ॉर्मिटी, यानी कि पैर अंदर की तरफ मोड़ देती हैं। कमज़ोरी के कारण आगे वाली मसल, साइड वाली मसल्स, उनमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, तो वो अपने हिसाब से डेवलप होती हैं और पैर को उस अंदर की तरफ मोड़ देती हैं, जिस कारण से क्या होता है, उस वीकनेस के कारण से हमें सीटीईवी या क्लबफुट देखने को मिलता है। अब आता है हमारा वेस्कुलर थ्योरी। वेस्कुलर थ्योरी में ऐसा कहा गया है कि जो आपकी एंटीरियर टिबियल आर्टरी है, जो कि सप्लाई करती है काफ मसल्स को, अगर उसका ब्लड फ्लो कम हो जाए, तो इस कारण से भी आपका सीटीईवी या क्लबफुट हो सकता है। फिर आता है एम्ब्रियोनिक थ्योरी। एम्ब्रियोनिक थ्योरी के हिसाब से देखा गया है कि अगर आपके बच्चे में 12वीं वीक तक आपका बच्चा जो इंट्रा-यूट्राइन लाइफ पेट के अंदर जब है, उसमें 12वीं वीक तक अगर उसका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, कुछ न्यूट्रिशन की कमी के कारण या फिर कुछ और दूसरी कमी के कारण उसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा माना गया है कि उस कारण से एम्ब्रियोनिक थ्योरी में देखा गया है कि बच्चे को सीटीईवी या क्लबफुट हो सकता है।
अब आती है हमारी क्रोमोजोनल थ्योरी। इसमें क्या है, कुछ ऐसे क्रोमोसोम प्रेजेंट है बॉडी में जो कि हमारे जो जीन्स है, जो जर्म सेल हैं, उनको अनफर्टिलाइज कर देते हैं, जिस कारण से ये क्रोमोसोम्स प्रॉपरली डिलीवर नहीं हो पाते हैं आने वाली पीढ़ी में। इस कारण से भी बच्चे में सीटीईवी या क्लबफुट जैसी चीजें देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा अभी? न्यूरोजेनिक थ्योरी देखी, मायोजेनिक थ्योरी देखी, वेस्कुलर थ्योरी देखी, एम्ब्रियोनिक थ्योरी देखी और क्रोमोसोनल थ्योरी देखी। ठीक है, तो इन थ्योरी के हिसाब से बोला गया है कि ये कारण हो सकते हैं सीटीईवी होने के, बट इन्हें ना तो अपनाया गया है ना ही पूरी तरीके से नकारा गया है। ये अभी भी एक ऐसी कड़ी बनी हुई है कि इसका कॉज नहीं पता लगाया जा सकता, इसका कॉज अननोन ही माना जा रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी मंत्र से, किसी के कोसने से या आध्यात्मिक शक्तियों के कारण से बच्चे में ये चीजें डेवलप होती हैं। ये मिथ है, ये गलत धारणा है। ये इसका कॉज कुछ थ्योरीज भी हैं और इसका कॉज अननोन भी माना गया है। फिर इसके बाद आता है हमारा ऑस्टियोजेनिक थ्योरी। ऑस्टियोजेनिक थ्योरी में माना गया है कि जो हमारा 7 to 8 वीक का ओल्ड एम्ब्रियो रहता है, ठीक है, और उसमें अगर माल डेवलपमेंट हो जाए या फिर कुछ अननोन कॉज के कारण उसका जो है टेम्पररी अरेस्ट हो जाए उसके डेवलपमेंट में, कॉज हमें पता नहीं है, किसी अननोन कॉज के कारण 7 से 8 वीक के बच्चे में कुछ डेवलपमेंट उसका रुक जाए, तो वो भी कॉज करता है, वो भी लीड करता है क्लबफुट डिफॉर्मिटी को। फिर आता है मैकेनिकल ब्लॉक थ्योरी। कुछ मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, जब आपका बेबी पेट में रहता है उस कारण से कुछ अगर मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, मैकेनिकली कोई रुकावट पड़ रही है, जैसे कि इंट्रा यूट्राइन फाइब्रोटिक बैंड का बन जाना और अमनियोटिक फूड का पेट के अंदर कम रहना, या फिर आपका जो यूट्राइन कैविटी है जिसमें बच्चा है उसका बहुत छोटा या बहुत बड़ा होना, इन सब के कारण भी मैकेनिकल ब्लॉक आता है पेट में जहाँ बच्चा रह रहा है। उस कारण से क्या कारण बनता है? टेलिपस इक्वेना वायरस होने का कारण बनता है। तो ये थे हमारे कॉजेस, हमारे सीटीईवी और क्लबफुट के। अब हम देखेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स। जो बच्चों में क्लबफुट होता है उनमें क्या क्या देखने को मिलता है, अब हम ये देखेंगे। तो बच्चे का जो पैर होता है, जो आगे का टॉप फुट रहता है, वो डाउनवर्ड और अंदर की तरफ, यानी नीचे की तरफ और अंदर की तरफ ट्विस्ट हो जाता है। ठीक है, जो पैरों का आर्च होता है वो भी बढ़ जाता है, उस कारण से जो हमारी एड़ी होती है वो भी अंदर की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ये जो आगे का पैर है वो नीचे की तरफ और अंदर की तरफ मुड़ जाता है, जो आर्च होता है हमारा वो बढ़ जाता है, जिस कारण से जो हील है वो भी पीछे से, देखिए ये हील जो है ये भी अंदर की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, तो और साथ ही साथ इसमें अब क्या देखा गया है कि ये जो आपका क्लब फुट का बच्चा होता है उसके पैर जो रहेंगे अंदर की तरफ मुड़े रहेंगे। ठीक है, जो टॉप वाला एरिया होगा फुट का वो अंदर की तरफ मुड़ा रहेगा, उसका आर्च बढ़ जाएगा, इस कारण से उसकी हील जो है वो भी अंदर की तरफ एड़ी उसकी मुड़ जाएगी। ठीक है, जो उसका फुट होता है वो इतना सीवियरली अगर टर्न होता है तो वो क्या होता है, ऐसा लगता है कि पैर ऊपर की तरफ उठा हुआ है, अंदर को और ऊपर की तरफ उठा होता है, इतना सीवियरली टर्न होता है वो पैर बच्चे का कि वो ऐसा लगता है कि वो अपसाइड डाउन मुड़ गया है, मतलब कि ऊपर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी वो मुड़ गया है। इस कारण से जो अफेक्टेड लेग है, अगर बायलेटरल है तो दोनों पैरों में ये चीज होगी, और अगर सिंगल पैर अफेक्टेड है तो जो अच्छा पैर है, जो नॉन अफेक्टेड पैर है उनका, बच्चे का, वो बड़ा और दूसरा वाला छोटा रहेगा अफेक्टेड वाला। और साथ ही साथ जो आप उनकी काफ मसल होगी वो भी अंडर डेवलपमेंट में रहेगी, पतली रहेगी, मसल वास्टिंग हो जाएगी, सुकड़ी हुई मसल वहां पे रहेगी। ठीक है, तो पैर में आपको एक छोटा एक बड़ा पैर मिलेगा, अगर दोनों पैर में है तो दोनों इक्वल रहेंगे और दोनों की मसल्स जो है वो भी उसकी गर्थ कम हो जाएगी। तो ये इसके साइन एंड सिम्टम। अब जो क्लब फुट का जो बच्चा होता है वो वॉबल
जैसे चलता है। वॉबल मतलब कैसे, कंगारुओं जैसे चलता है, ठीक है, जैसे कंगारू चलते हैं वो चक्के और टेढ़े हो के, उस तरीके से उसकी चाल हो जाती है। और वो क्या करता है, अपने बैलेंस को मेंटेन करने के लिए पैर के बाहरी साइड से चलना शुरू कर देता है, इस तरीके से। ये देखिए, ये जो पैर का बाहरी साइड है, इस तरफ से बच्चा चलना शुरू कर देता है अपने बैलेंस को बचाने के लिए। जो हमारा क्लब फुट है वो बहुत अनकंफर्टेबल दिखता है। इसमें स्टार्टिंग में तो कोई दर्द फील नहीं होता है बच्चों को, ना कोई डिस्कम्फर्ट फील होता है स्टार्टिंग में, पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे उसे दर्द महसूस होता है, डिस्कम्फर्ट होने लगता है, इम्बैलेंस देखने को मिलता है। ऐसी चीजें बच्चे में देखने को मिलती हैं हमारे क्लब फुट में। अब हम देखेंगे इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं। जो लड़के होते हैं उनमें ज्यादातर देखने को मिलता है क्लब फुट एज कम्पेयर टू गर्ल्स। लड़कियों में कम देखने को मिलता है, लड़कों में ये क्लब फुट जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। अब ये इसके रिस्क फैक्टर क्या है जो जिस कारण से देखने को मिलता है, या फिर जिस कारण से ये हो सकता है ये रिस्क फैक्टर, तो अब हम उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में आपके पहले बच्चे को या फिर किसी और को फैमिली में आपके जिनका जीन्स आपके अंदर है, मतलब कि खून का रिश्ता हो जिनसे, अगर उसमें आपके फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को क्लब फुट रहा है तो आपका बच्चा भी रिस्क में हो सकता है कि उसको क्लब फुट हो। कुछ कंजेनाइटल कंडीशन के कारण, जैसे कि क्लब फुट जो है वो एबनॉर्मलिटीज के साथ एसोसिएट करता है, जैसे कि आपकी जो हड्डियां होती हैं उसके साथ वो एसोसिएट करता है। तो उसमें अभी मैंने आपको बताया था जैसे कि स्पाइना बाइफिडा हो गया, बर्थ डिफेक्ट हो गया, और स्पाइन कॉर्ड पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, प्रॉपरली वो क्लोज नहीं हुई है। तो अगर इस कारण से बच्चा साथ में इसके पैदा होता है तो उन बच्चों में रिस्क होता है कि उन्हें सीटीईवी या क्लब फुट हो सकता है। फिर आता है हमारा इन्वायरमेंट। अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर स्मोकिंग करती है तो उन बच्चों में रिस्क बढ़ जाता है क्लब फुट होने का। और अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर के पेट में इनफ अमनियोटिक फ्लूइड नहीं है, या तो बहुत कम है या वो विस्कस नहीं है, गाढ़ा नहीं है, बहुत पतला है, तो भी बच्चों में रिस्क होता है कि उन्हें क्लब फुट या सीटीईवी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसके रिस्क फैक्टर थे। अब आता है हमारा कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस में जो इसके मूवमेंट होते हैं बच्चे के वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो चली जाती है, लेग लेंथ एक पैर बड़ा एक पैर छोटा दिखता है, ठीक है, उसकी मोबिलिटी चली जाती है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, लचक के चलना पड़ता है, ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। शू साइज, यूजुअली अगर आप बहुत टाइट शूज पहनते हैं और उसके बाद सीटीवी होने के बाद भी अगर बहुत टाइट शूज आप बच्चे को पहना रहे हैं तो भी आपके चांसेस है कॉम्प्लिकेशन बढ़ने के, कि वो सीटीवी फुट जो है वो और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि टाइट शू पहनने से नर्व और कंप्रेस होगी, मसल्स और कंप्रेस होगी और वेस्कुलर आर्टरीज कंप्रेस होंगी, जिस कारण से उसके कॉम्प्लिकेशन जो है वो बढ़ सकते हैं। फिर आता है काफ का साइज। काफ का साइज अफेक्टेड हो जाता है, जो जिस साइड वाला अफेक्टेड एरिया होता है उस साइड में जो काफ का साइज होता है वो कम होता है। तो ये अगर मेंटेन रहता है, इसमें रिकवरी नहीं आ पाती है, तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन बन सकता है आगे चल के, कि काफ साइज कम होने से उसकी रिकवरी ना हो पाए या रिकरेंस हो जाए, ऐसे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लिकेशंस में ही, तो बच्चे को अर्थराइटिस भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपका बच्चा सीटीवी का है तो उसमें आगे चल के अर्थराइटिस होने के चांसेस भी होते हैं। पुअर सेल्फ इमेज। इस तरीके के बच्चे जब टीनेज में आते हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम होता है, वो खुद को लेके कॉन्फिडेंस में नहीं रहते हैं, तो उनमें पुअर सेल्फ इमेज डेवलप हो जाती है। साथ ही साथ बच्चे का एंकल अगर ट्विस्ट हो गया है, पूरी तरीके से वो प्रॉपरली पूरे फ्लोर पे नहीं जमा पा रहा है, तो उसको चलने में दिक्कत होती है। उसको कंपनसेट करने के लिए बच्चा क्या करता है, जो फुट है उसके जो टोज हैं उनके ऊपर चलने लगता है, एंकल में बाहर की तरफ फुट के आउटसाइड पैर रख के चलने लग जाता है, और या फिर ऊपर इवन जो हमारा ऊपर टॉप फ्लोर जो होता है जहाँ हमारी उंगलियां होती हैं
उनके ऊपर रख के चलना शुरू कर देता है। तो वो अपने बैलेंस को बनाने के लिए अपना गेट में चेंजेस लाता है जिससे उसका बैलेंस बन जाए। उस कारण से दूसरी जगह पे बॉडी में, स्पाइन में, बैक में, इन जगहों पे डिस्कम्फर्ट शुरू हो जाता है, डिसेबिलिटी शुरू हो जाती है। कभी कभार ऐसे पेशेंट्स में ब्रेथलेसनेस की कंडीशन में देखी जाती है, सांस लेने में दिक्कत होने वाली कंडीशन में भी देखी जाती है, क्योंकि वो झुक के चलना शुरू कर देते हैं, जिस कारण से चेस्ट जो होता है वो आगे की तरफ राउंड हो जाता है और प्रॉपर सांस नहीं ले पाते हैं बच्चे। फिर इसके साथ ही देखा जाता है कि वॉकिंग जब एडजस्ट करता है बच्चा, तो वो क्या करता है, नेचुरल ग्रोथ जो होती है काफ की, उसको प्रिवेंट कर देता है। ठीक है। और इसके साथ साथ वहां पे बड़े बड़े सोर्सेस बन जाते हैं, कैलिसेस बन जाते हैं पैर पे, जिसके कारण की एक ऑकवर्ड सा गेट वो डेवलप कर लेता है। और ये कैलिसेस और कैंसर, ये जो कैलिसेस और अल्सर्स होते हैं, ये अगर बहुत डीप चले गए मसल्स में तो इनकी सर्जरी करनी पड़ती है। तो अभी हमने देखे इसके कॉम्प्लिकेशन, अब हम देखेंगे इसका प्रिवेंशन। क्योंकि डॉक्टर बहुत अच्छे से जानता है कि क्या कॉज करने वाला है क्लबफुट। आपके पेट में अगर बच्चा है तो वो ये जानता है कि किस किस कंडीशन में क्लबफुट हो सकता है। एक्चुअल कॉज उसे भी नहीं पता है, बट ही नोज द रिस्क फैक्टर। तो आप उसको कंप्लीटली तो प्रिवेंट नहीं कर सकते, बट हाँ, आप उसकी कोशिश जरूर कर सकते हैं। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको क्या करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, स्मोकिंग एनवायरनमेंट है वहां पे भी नहीं जाना चाहिए। और अगर कोई मेडिसिन आप खुद से लेना चाह रहे हैं तो ये बिल्कुल ना करें, पहले डॉक्टर से पूछें कि मैं, क्योंकि यूजुअली लोग लोग क्या करते हैं, जरा सा फीवर आता है प्रेगनेंसी के टाइम पे भी तो जो मन किया वो मेडिसिन खा ली, बट वो मेडिसिन आपके लिए सही है या नहीं है, आपके बच्चे के लिए सही है या नहीं है, ये पता करने का काम डॉक्टर का होता है। तो किसी भी अननेसेसरी दवाई को लेने से पहले डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लें। और स्मोकिंग नहीं करना चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम पे। सेकेंड हैंड स्मोकिंग यानी कि स्मोकी एनवायरनमेंट से भी दूर रहना चाहिए। और अल्कोहल नहीं लेना चाहिए आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे। अब इसका हम देखेंगे डायग्नोसिस। मोस्टली जो कॉमनली जो डायग्नोसिस होता है बच्चे का, जब बच्चा पैदा होता है तभी उसके पैरों को देख के ये देख लिया समझ में आ जाता है कि आपके बच्चे को सीटीबी है या नहीं है। उस टाइम पे डॉक्टर जो होता है बच्चे को एक्सरे के लिए रेफर करता है, फुली अंडरस्टैंड करने के लिए कि उसकी जो क्लबफुट की जो सिवियरिटी है वो कितनी है या नहीं है। बाकी जब बच्चे का पैदा होते हैं तो अगर पैर मुड़े हुए होते हैं तो फिजिकल एग्जामिनेशन से ही पता चल जाता है कि उसको क्लबफुट है। एक सीवियरिटी को चेक करने के लिए उसका एक्सरे किया जाता है। और अगर बच्चे का पैर विजिबली क्लियरली विजिबल है अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे पेट में, मदर के पेट में, तो 20 वीक की जैसी प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पे जब अल्ट्रासोनोग्राफी होगी तो उसमें रिवील हो जाएगा कि आपके बच्चे को सीटीबी है या नहीं है। तो जब अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी होती है तो इस तरीके से बेबी का पैर अंदर ही मुड़ा हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीका का कुछ उसको सोनोग्राफी में देखने को मिलेगा डॉक्टर को, और ये पता चल जाएगा कि बच्चे में सीटीबी है या नहीं है। तो ये था हमारा डायग्नोसिस हमारे सीटीबी और क्लबफुट का। तो हमने आज देखा इसके कॉजेस, साइन सिम्टम, इसके प्रिवेंशन, कॉम्प्लिकेशन, रिस्क फैक्टर। मैं आशा करती हूँ कि ये आपको अच्छा नॉलेज दे, आपको हेल्दी रखे, आपके बच्चे को हेल्दी रखे और आपको फिट रहने में मदद करे। थैंक यू सो मच।